Good morning, friends. I am here with a new video. Teachers' interest. Final part. Last part. And final part of टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम दिस बुक। तो दोस्तों, इस पुस्तक से टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आज हो जाएंगे इस वीडियो के साथ ही। टोटल 40 वीडियो 39 पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये 40वां है। तो 40 वीडियो इंग्लिश में हो जाएंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके सारे देख लीजिए। अगर आप नए, इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी जरूर देखिए, पिछले वीडियो जरूर देखिए, फिर आगे से शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 120 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 121 से शुरू करते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल एजुकेशनल एजेंसी इन द लाइव्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज। लड़के और लड़कियों के जीवन में सबसे मौलिक एजेंसी यानी शुरू की एजेंसी कौन सी है जो उनको शिक्षा देती है। ठीक है, शैक्षिक एजेंसी कौन सी है, शिक्षा देने वाली एजेंसी कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है, इसलिए ये एजेंसी हो गई होम। तो लड़के लड़कियों को शिक्षा देने वाली मूल संस्था, सबसे मौलिक संस्था कौन सी होगी, शुरू की संस्था, प्रारंभिक संस्था हो गई होम, घर। चलिए दोस्तों, 122। ए चाइल्ड फर्स्ट डिस्प्लेज सोशल बिहेवियर व्हेन। एक बच्चा पहली बार सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, पहली बार सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, कब करता है? तो दोस्तों, आंसर आएगा सी। ही मेक्स डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू पर्सन देन ही डज टू एनिमल्स। वह लोगों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करता है जो वह जानवरों के लिए करता है। जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग, व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं करेगा, जैसे वो जानवरों के साथ करता है। तो एक बच्चा पहली बार जब सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो ऐसा व्यवहार करता है। तो दोस्तों, आंसर आएगा बुक के अनुसार सी। विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics is more typical of the elementary than the secondary school pupil। हिंदी में करें तो इसको, जो ये निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता माध्यमिक विद्यालय के छात्र की तुलना में प्राथमिक के छात्र में है। जो माध्यमिक स्कूल के बच्चे में तो नहीं है, वो किस में है? जो प्रारंभिक स्कूल में पढ़ता है बच्चा, प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, उसमें है। तो दोस्तों, ये आएगा, इसका आंसर आएगा, सारे पढ़ेंगे तो आंसर आएगा ए। एबिलिटी टू इग्नोर ग्रुप डिमांड्स एंड टू डिविएट फ्रॉम ग्रुप स्टैंडर्ड्स। समूह के मानकों, ग्रुप स्टैंडर्ड्स, जो ग्रुप के स्टैंडर्ड है, समूह के मानकों से समूह की मांगों, ग्रुप डिमांड्स, समूह की मांगों को अनदेखा करने और विचलन करने की क्षमता, ये प्राथमिक स्कूल के बच्चे में है माध्यमिक स्कूल के छात्र की तुलना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 124। आइडेंटिफिकेशन एज ए साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म सर्व्स इट्स ग्रेटेस्ट पर्पज विद रेस्पेक्ट टू। मनोवैज्ञानिक तंत्र के रूप में पहचान सम्मान के साथ अपने सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। मनोवैज्ञानिक तंत्र के रूप में पहचान होती है किसी आदमी की, वो सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अपने सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। हेल्पिंग द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। वस्तुओं और चीजों को पहचानने में बच्चे की मदद करना। तो मनोवैज्ञानिक तंत्र में पहचानना, किसी वस्तुओं से परिचय होना, ये एक महान उद्देश्य को पूरा करता है। इससे बच्चा चीज़ों को पहचानता है और पहचानने में बच्चे की, वस्तुओं और चीज़ों को बच्चा पहचानता है और बच्चे की मदद मिलती है इससे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। In the process of socialization, the individual adopts the standard and values of the group। सामाजिकरण
की प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समूह के मानक और मूल्यों को अपनाता है। कोई व्यक्ति होता है वो क्या अपनाता है, जो ग्रुप के वैल्यूज होती हैं, ग्रुप की कोई मूल्य और मानक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मनाता है और मानता है, अपना लेता है। सामाजिकरण का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें कोई व्यक्ति होता है वो ग्रुप के स्टैंडर्ड और वैल्यूज को अपना लेता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, विच प्रोवाइड्स हिम विद द ग्रेटेस्ट सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज मोटिव्स, जो उसे उद्देश्यों की सबसे बड़ी संतुष्टि प्रदान करता है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति ग्रुप के वैल्यूज, मूल्य और मानक अपना लेता है जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो उसे उद्देश्यों की सबसे बड़ी संतुष्टि, ग्रेटेस्ट सेटिस्फिकेशन हिज मोटिव्स, उद्देश्यों की, ये प्रदान करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। थैंक्स, आपने मुझे सुना। मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा नहीं था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और पहली बार मैंने कोशिश की थी कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताऊं, और मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये तो आप जाने, लेकिन फिर भी आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको थैंक्स। 126 पे चलते हैं। The first time at which the child actively identifies himself with a large group and joins effectively in complex form of cooperative behavior with any degree of regularity is during। तो ये सेंटेंस हिंदी में कुछ इस तरीके से होगा। पहली बार जिस पर बच्चा सक्रिय रूप से एक बड़े समूह के साथ अपनी पहचान रखता है और नियमित रूप से किसी भी स्तर के साथ, डिग्री के साथ सहकारी व्यवहार के जटिल रूप में प्रभावी रूप से शामिल होता है, वो कौन सा स्तर है? ये इनमें से कौन सा स्तर है जिसमें बच्चा पहली बार एक बड़े समूह के साथ अपनी पहचान रखता है और नियमित रूप से, रेगुलरली, किसी भी डिग्री के साथ सहकारी व्यवहार के जटिल रूप में प्रभावी रूप से शामिल होता है? तो इनमें से वो दोस्तों है, आंसर आएगा सी, द अपर एलिमेंट्री ग्रेड्स। उच्च प्राथमिक स्कूल्स होती हैं, ग्रेड होती है उच्च प्राथमिक स्तर, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से एक बड़े समूह के साथ शामिल होता है। ये अपर एलिमेंट्री का बता देता हूँ मैं कौन सा। प्राइमरी स्कूल होती है 1 से 5वीं तक, अपर प्राइमरी होती है 6 क्लास से 8th क्लास तक। तो ये यहाँ पे अपर एलिमेंट्री, ये यहाँ पे आएगा उच्च प्राथमिक स्तर। 127, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट इफेक्टेड थ्रू। बच्चे के सामाजिकरण का सबसे अच्छा असर होता है, बच्चे के सामाजिकरण का सबसे अच्छा प्रभाव, असर होता है, किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, इंडोक्रिटिनेटिंग यंग चिल्ड्रन इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ बिहेवियर। इसका हिंदी करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। व्यवहार के सामाजिक स्वीकार्य तरीकों से छोटे बच्चों को प्रेरित करना। बच्चे के जो सामाजिकरण है उसका सबसे अच्छा असर होता है व्यवहार के सामाजिक तरीके हैं, वो भी स्वीकार्य हैं, समाज में स्वीकृत तरीके हैं। व्यवहार के जो तरीके हैं वो समाज में स्वीकृत हैं, कुछ तरीके, उनसे बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है, तो बच्चे के सामाजिकरण पे सबसे अच्छा उससे असर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 128, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर much of the group play of children is parallel in nature. This means that the child दूसरे वर्ष का अंत होते होते, टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का अंत होते होते बच्चों के समूह में से अधिकांश खेल अपनी प्रकृति में समानांतर होते हैं। जो खेल की प्रकृति होती है ना, वो लगभग समान सी होती है। इसका मतलब है कि बच्चा क्या है इनमें से, मतलब तो ABCD आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों
ये सी इमिटेट व्हाट ही सीज अदर चिल्ड्रन टू, वह जो देखता है उसका अनुकरण करता है, नकल करता है, इमिटेट नकल करता है, अन्य बच्चे करते हैं, अदर चिल्ड्रन डू, अन्य बच्चे करते हैं उसकी नकल करता है, वो करता है उसके अन्य बच्चे नकल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे वर्ष का अंत होते होते बच्चों के समूह में अधिकांश खेल अपनी प्रकृति में समानांतर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वह जो देखता है उसका अनुकरण करता है और नकल करता है, अन्य बच्चे करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। द प्राइमरी बेनिफिट टू द गेन्ड बाय द यंग चाइल्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन प्ले ग्रुप इज, प्ले ग्रुप में भागीदारी से एक यंग चाइल्ड यानी युवा बच्चे को प्राप्त होने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? इनमें से प्ले ग्रुप में वो भागीदारी कर लेता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है एक यंग चाइल्ड को? तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों बी, प्रैक्टिस इन एडजस्टिंग टू सोशल डिमांड्स, सामाजिक मांग के अनुसार है समायोजित होने का उसको अभ्यास हो जाता है, एडजस्ट होने की उसको प्रैक्टिस हो जाती है, सामाजिक मांग के अनुसार समायोजित होने का अभ्यास उसको हो जाता है। चलिए दोस्तों 130, प्रोबेबली द मेजर रीजन व्हाई चाइल्डहुड गैंग्स हैव सच प्रोफाउंड इफेक्ट्स अपॉन द ग्रोइंग चाइल्ड इज दैट, बचपन के गिरोह, चाइल्डहुड गैंग्स बचपन के गिरोह है, बच्चे अपनी गैंग बनाते हैं बचपन में, बचपन के गैंग्स का बढ़ते बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कितना गहरा? संभवतः इसका प्रमुख कारण है, इनमें से कौन सा कारण है कि बढ़ते बचपन के गिरोह का बढ़ते बच्चे पर प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से इसका प्रमुख कारण है, क्या है? आंसर आएगा बी, दे जनरली इन्वॉल्व गोल्स एंड पर्पजेज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हिज ऑन, वे आमतौर पर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को बहुत बारीकी से अपने से संबंधित करते हैं। कौन? बच्चे हैं। चाइल्डहुड गैंग्स है जो ये बचपन के गिरोह हैं, उनका बढ़ते बच्चे पर प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वे सामान्यतः उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उनका बारीकी से अपने से रिलेटेड कर लेते हैं, संबंधित कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जनरली द बेस्ट थिंग फॉर ए पेरेंट टू डू who is concerned about his teenage boy not having made a transition from homosexual gang to heterosexual interest is, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर एक माता पिता के लिए सबसे अच्छी बात जो अपने लिए किशोर उम्र के लड़के बारे में चिंतित है वह है समलिंगी संबंधों की अपेक्षा विषमलिंगी संबंधों की ओर रुचि। तो आपको इसमें क्या करना है? आंसर बता रखा है, टू कीप आउट ऑफ इट, तो इससे बाहर रहो। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स एक बार मैं पुनः कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि आमतौर पर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक चिंता होती है कि हमारा जो बच्चा है, टीनेजर बॉय है, लड़का है, वो आमतौर पर समलिंगी बच्चों के साथ रहता है और वह सभी बच्चों के बीच में नहीं रहता है, यानी लड़कों के साथ ही रहता है, लड़कियों के साथ नहीं रहता है। तो ये एक चिंता की बात वो समझते हैं ऐसा कि लड़कों के साथ क्यों रहता है, लड़कियों के साथ क्यों रहता है, ऐसा आमतौर पर पेरेंट्स करते हैं कि छोरियों में क्यों रहता है, तो छोरों में क्यों रहता है, ऐसी चिंता वो करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है टू कीप आउट ऑफ इट, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको इस मामले से बाहर होना चाहिए। मैं जहां तक समझाऊं और मेरे विचार से 99% मैं जो समझ पा रहा हूं वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द टेंडेंसी फॉर adolescent to conform to peer standards stem primarily from, आमतौर पर मुख्य रूप से सहकर्मी मानकों के अनुरूप होने की किशोरों की प्रवृत्ति, मुख्य रूप से
ये दोस्तों इसको समझ लीजिए, जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि वे अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्किल है अपने ग्रुप की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसके मानकों के अनुसार वो बिहेव करते हैं। तो अपना ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, इस पियर सहकर्मी ने कहा कि इसको फ्रेंड सर्किल कहेंगे। तो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, सब बात उसके मानकों के अनुसार ही वो प्रारंभिक स्तर पर बात सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इसका कारण ढूंढेंगे तो क्या है यहाँ इनमें से, ये पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा सी, देयर नीड्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी, कि उनकी स्वीकृति और सुरक्षा की आवश्यकता। बच्चों को लगता है कि हमें स्वीकृति की आवश्यकता है समाज में और फ्रेंड्स में, और सुरक्षा की भी आवश्यकता है, वो हमें अपने ग्रुप की बात मानने से ही मिल सकती है। इसलिए वो अपने ग्रुप की अधीनता स्वीकार करके उनकी सब बातें मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैनिशनेस एंड स्नोबिशनेस इन चिल्ड्रन टेंड टू रीच देयर पीक इन। इसका अर्थ हुआ दोस्तों अकड़न और घबराहट। बच्चों में अकड़न और घबराहट अपने चरम पर पहुंच जाती है, पीक पर पहुंच जाती है। कौन सी अवस्था में पहुंचती है इसमें? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, अर्ली एडोलसेंस, यानी प्रारंभिक किशोरावस्था। जब जो आपकी किशोरावस्था शुरू होती है, टीनेज शुरू होती है, उसी में जैसे 13 हो गए तो 13 में मान लो 12 या 13 ईयर की जो एज होती है आपकी, वो एज इसमें बताएगी जिसमें घबराहट और अकड़न शुरू हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिसिप्लिन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। अनुशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कारण सबसे स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, सबसे स्वीकार्य कारण। अनुशासन के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से सबसे एक्सेप्टेबल, सबसे स्वीकार्य कारण कौन सा है? इसमें दोस्तों आंसर आएगा सी, द टीचर हु पनिशेज द चाइल्ड हु इज truant is dealing with symptoms rather than causes। अर्थ क्या हुआ इसका? जो अध्यापक बच्चों को दंडित करता है, दंड देता है, वह कारण के बजाय, कारण के स्थान पर लक्षणों से निपट रहा है, जबकि कारण से निपटना चाहिए। किसी बच्चे ने कोई अपराध किया, जो देखो अनुशासन के बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में इनको आपको पढ़ना है, फिर इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जो सबसे स्वीकार्य है, वो छांटना है। तो इनमें जो सबसे स्वीकार्य है कि कोई अध्यापक है वो किसी छात्र को, किसी बच्चे को पनिश करता है, तो ये उसको दंड देना क्या है कि बच्चे को दंड करना किस तरीके से निपटना है कि लक्षणों से निपटना है, जबकि निपटना किससे चाहिए? उसके कारणों से निपटना चाहिए कि इसने किस कारण से कोई अपराध किया है, ऑफेंस किया है, अनुशासनहीनता की है, मिसबिहेव किया है, ये जानना चाहिए, उसके लक्षण नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो दंड देना लक्षणों से निपटना ही होता है, बल्कि हमें कारण जानना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू डिसिप्लिनरी मेजर्स इज द मोस्ट साइकोलॉजिकली साउंड। अनुशासनात्मक उपायों से संबंधित निम्न कथनों में से सबसे मनोवैज्ञानिक कथन है, मोस्ट साइकोलॉजिकल साउंड। मनोवैज्ञानिक कथन कौन सा ये है? अनुशासन के संबंध में एक कथन है, इनमें जो सबसे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे तो एक ऑप्शन आपको आगे दिखा दूंगा, ये आंसर आएगा इसमें बी, द डिसिप्लिनरी मेजर्स शुड फिट द चाइल्ड रेदर देन द ऑफेंस। कि अनुशासनात्मक उपाय ऐसा होना चाहिए जो अपराध के बजाय बच्चे को सही करे। इसका अर्थ एक बार और समझ लीजिए कि ये मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई ये अपन अनुशासनात्मक जो उपाय है वो क्या करेंगे कि बच्चे को सुधारेंगे, न कि बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे या आक्रामक हो जाएंगे और मतलब
उसके बच्चे को सही करना है, अपने को, उसको कोई दंड देके, जैसे उसने अपराध कर दिया हो तो अपराध के बजाय हम क्या करेंगे, बच्चे को सुधारेंगे, बच्चे के सुधार की तरफ जाएंगे, तो वो सही तरीके का डिसिप्लिन बनेगा, अनुशासन बनेगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है, इसलिए मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, द बेस्ट व्यू पॉइंट फ्रॉम विच टू स्टार्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ए जूनियर हाई स्कूल वेयर ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द पीपल आर ओवरेज एंड कम फ्रॉम होम्स ऑफ लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इज दैट। एक जूनियर हाई स्कूल में अनुशासन बनाए रखने की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या होगा? एक तरीके से क्या होगा, वो जहां बड़ी संख्या के मतलब बड़ा परसेंटेज विद्यार्थियों का है, वो ओवरेज है, अब अधिक आयु के बच्चे हैं, और निम्न सामाजिक आर्थिक, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के स्तर वाले घरों से वो बच्चे आते हैं। तो हम अनुशासन बनाए रखने के लिए आपका दृष्टिकोण आपका क्या होगा जूनियर हाई स्कूल में, जहां बच्चों के अधिकतर जो परसेंटेज है, लार्ज परसेंटेज है, वो ओवरेज हैं, वो बच्चे और वो छात्र ओवरेज हैं और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के घरों से वो आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न बड़ा था, तो यहाँ आंसर आएगा दोस्तों बी। सभी पढ़ लीजिए आप। द स्कूल इज ऑफन नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ दीज pupils and the possible need to make adaptation in the curriculum should be considered। तो स्कूल अक्सर इन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, इन विद्यार्थियों की जो ओवरेज हैं और लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के घरों के हैं उनकी, तो विद्यालय इनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर रहा है और पाठ्यक्रम में अनुकूलन करने की संभावित आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। ये हमारा दृष्टिकोण होगा कि स्कूल है वो इन बच्चों के ऊपर, इनकी आवश्यकताओं के ऊपर इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, और पाठ्यक्रम में जो अनुकूलन है, जो करिकुलम है, उसमें अनुकूलन करने के लिए उनके अनुसार बनाने के लिए उनकी संभावित आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा दृष्टिकोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। ये अनुशासन और प्रेरणा के बीच, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, अनुशासन और प्रेरणा के बीच संबंधों को लेकर निम्न में से कौन सा कथन कम स्वीकृति योग्य है? लीस्ट एप्लीकेबल, एक्सेप्टेबल, ये कथन दिए गए हैं। तो ये है डिसिप्लिन और मोटिवेशन, अनुशासन और प्रेरणा के बारे में दिए गए। इनमें सबसे कम स्वीकृत, देखो ढंग से पढ़ना दोस्तों, कम यानी सबसे अच्छा नहीं, सबसे कम स्वीकृत कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी। डिसिप्लिन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। अनुशासन नकारात्मक पहलुओं या प्रेरणा की ओर उन्मुख है। तो ये कथन है ना, वो सबसे कम स्वीकृति योग्य है कि अनुशासन है वो किसकी तरफ केंद्रित है, किसके अनुशासन नकारात्मक पहलुओं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, या प्रेरणा, नकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक ही कोई प्रेरणा, किसी को प्रोत्साहित करना वगैरह, नकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक दृष्टि उसकी तरफ उन्मुख है। ये एक बार दोबारा बताता हूं कि अनुशासन नकारात्मक पहलुओं या प्रेरणा की ओर उन्मुख है, ये सबसे कम एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द पॉजिटिव अप्रोच इन डीलिंग विद डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम इज ए मैटर ऑफ। तो इसका अर्थ हुआ अनुशासनात्मक
समस्या से निपटने में सकारात्मक दृष्टिकोण की बात है। पॉजिटिव अप्रोच की बात कौन सी है? अनुशासनात्मक समस्याओं से निपटना है, तो इनमें से सकारात्मक दृष्टिकोण की बात कौन सी है? तो इसमें दोस्तों आंसर आएगा सी, मेकिंग गुड बिहेवियर हैबिचुअल बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस क्लोज सुपरविजन दैट मेक्स मिसबिहेवियर रिलेटिवली इम्पॉसिबल। तो निरंतर कंटिन्यूअस क्लोज सुपरविजन, निरंतर गहन पर्यवेक्षण करके अच्छे व्यवहार को, गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार को आदतन बनाना, जिससे दुर्व्यवहार अपेक्षाकृत कम संभव हो जाता है। अब मैं एक साथ पढ़ देता हूं। निरंतर गहन पर्यवेक्षण करके, सुपरविजन करके अच्छे व्यवहार को आदतन बनाना, हैबिचुअल बनाना, जिससे दुर्व्यवहार करना अपेक्षाकृत कम संभव हो जाता है, यानी दुर्व्यवहार फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? निरंतर गहन पर्यवेक्षण करना पड़ेगा, और जो अच्छा व्यवहार बालक कर रहा है उसको उसकी आदत बनाना होगा, तो जिससे उसका वो दुर्व्यवहार है वो कम संभव हो जाएगा, उसकी संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्लाइज, सच्चे आत्म अनुशासन का अर्थ है, तात्पर्य, सच्चे आत्म अनुशासन का तात्पर्य है इनमें से। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोरल एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व। तो नैतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ के आधार पर सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार। प्रश्न एक बार फिर देखिए, सच्चा आत्म अनुशासन किसको कहेंगे? कि नैतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ, मोरल एंड सोशल इश्यूज, इन मुद्दों की समझ, और जो समाज में स्वीकार्य है व्यवहार है, समाज में कई व्यवहार स्वीकार्य है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में तय होता है। तो समाज में जो व्यवहार स्वीकृति योग्य है, स्वीकार्य है, उसके आधार पर नैतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ के आधार पर सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ये ही सच्चा अनुशासन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, टू बी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट एज ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक सोशल लिविंग क्लासरूम डिसिप्लिन। लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन में प्रशिक्षण के रूप में अधिकतम लाभ के लिए कक्ष अनुशासन, क्लासरूम का अनुशासन है। दोबारा पढ़ता हूं मैं, लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन में ट्रेनिंग के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में अधिकतम लाभ के लिए जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो क्या है? आंसर आएगा सी, शुड स्ट्रेस सेल्फ डायरेक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्रुप वेलफेयर। समूह कल्याण के ढांचे के भीतर आत्मनिर्भरता पर, आत्मनिर्देशन पर जोर देना चाहिए। समूह कल्याण, ग्रुप वेलफेयर की बात है, ग्रुप वेलफेयर के ढांचे के फ्रेमवर्क के अंदर आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस पे ही जोर देना चाहिए। Which of the following ways in which the mother of a 3-year-old child might stop him from jumping off the couch is most harmful to the child? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके से एक 3 साल के बच्चे की मां अपने बच्चे को काउच से कूदने से रोक सकती है, जो उनका रोकने का तरीका वो बच्चे के लिए हार्मफुल है, इज मोस्ट हार्मफुल टू द चाइल्ड। तो दोस्तों ये आंसर है ना, इनको आप ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये तरीके तो सारे ही ऐसे ही हैं। फियर ऑफ पनिशमेंट, आई विल स्पैंक यू इफ डू यू दैट अगेन, ये भी गलती है। फियर ऑफ फादर, आई विल टेल योर फादर, आप तेरे पिताजी को कह दूंगी। पॉसिबल लॉस ऑफ द मदर्स लव, आई वॉन्ट लव यू एनी मोर इफ यू डोंट लिसन मी। डेंजर ऑफ फाइलिंग द गेटिंग हर्ट, यू माइट गेट हर्ट। लेकिन दोस्तों जो चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी, पॉसिबल लॉस ऑफ द मदर्स लव, मां के प्यार का संभावित नुकसान।
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यू माइट, आई वॉन्ट लव यू एनी मोर इफ यू डोंट लिसन मी, कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। तो ये तरीका बच्चे के बाल मन को हर्ट करता है, बाल मन को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए ये उस बच्चे के लिए हार्मफुल बताया गया है। 142, मैनी स्कूल्स डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स रिजल्ट फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेज, इट इम्प्लाइज दैट, कई स्कूलों में अनुशासनात्मक समस्याएं भावनात्मक गड़बड़ी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप हो जाती हैं। इसका क्या अर्थ है? कई स्कूल होते हैं उसमें अनुशासनात्मक समस्या हो जाती है, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो किस वजह से? भावनात्मक गड़बड़ियों की वजह से हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका अर्थ क्या है? कारण नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों, आंसर आएगा इसका डी, ओकेजनल fits of laughter, crying, etc. are normal aspects of the process of growth and should be ignored. कभी कभी हंसने और रोने के दौरे पड़ना सामान्य विकास की प्रक्रिया है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे? ठीक है, ये हंसना और रोना सामान्य बातें हैं, इसको भी आप अनुशासन के दायरे में लेंगे ना तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इसको अनदेखा करना चाहिए। तो इसका यही अर्थ है जो ये कहा है कि बहुत सी स्कूलों में अनुशासनात्मक गड़बड़ी है, भावनात्मक गड़बड़ी के कारण हो रही है, तो इसका अर्थ यही है कि कभी कभी हंसने रोने से दौरे पड़ना सामान्य विकास की प्रक्रिया, इसे अनदेखा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, the truest evaluation of the discipline of a given child is obtained. किसी बच्चे के अनुशासन का वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है। किसी बच्चे में अनुशासन का वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो आंसर आएगा दोस्तों डी, from his behavior in a variety of unsupervised situations. विभिन्न ऐसी परिस्थितियों में उसका व्यवहार देखकर जब वह किसी निगरानी में नहीं है या नहीं था, उस समय उसका व्यवहार देखना चाहिए जब किसी के सुपरविजन में वो नहीं हो। ठीक है, तब उसके अनुशासन का वास्तविक मूल्यांकन हम प्राप्त कर सकते हैं। Probably the most important single factor in the early social development of the child is, किसी बच्चे के समय पूर्व सामाजिक विकास का प्रमुख कारक माना जा सकता है। कोई बच्चा समय से पहले ही सामाजिक विकास को प्राप्त हो जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इस प्रश्न को मैं दोबारा बोलता हूं, किसी बच्चे के समय से पूर्व सामाजिक विकास का जो प्रमुख कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, वो क्या है? इसमें आंसर आएगा दोस्तों बी, हिज आइडेंटिफिकेशन विद लाइक सेक्स पेरेंट्स। मैं यहाँ पेरेंट मैं बता देता हूँ यहाँ, जैसे पिता की तुलना किसके साथ की जाएगी? बेटे की तुलना पिताजी के साथ की जाएगी, लड़की की तुलना माताजी के साथ की जाएगी, तो वो क्या हो गया? लाइक सेक्स पेरेंट का मतलब ये हो गया, तो उनके साथ ऐसी तुलना की जाएगी तो बच्चे का समय पूर्व विकास हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन मॉडल ए चाइल्ड सेलेक्ट्स इज, एक बच्चे द्वारा आदर्श के रूप में सबसे सामान्य रूप से चुना जाता है। एक बच्चे द्वारा आदर्श के रूप में, मॉडल के रूप में सबसे सामान्य रूप से, कॉमन रूप से चुना जाता है। किसको चुना जाता है? आंसर आएगा दोस्तों डी, ए पर्सन हु अप्रोक्सीमेट्स द चाइल्ड सेल्फ आइडियल, व्यक्ति जो बच्चे के आत्म आदर्श के अनुमानित समीपस्थ हो। यानी बच्चे का एक व्यक्ति जो लगभग बच्चे का स्वयं आदर्श है, वही फिर मॉडल के रूप में सेलेक्ट करते हैं। चलिए 146, टीचर्स आर ऑफन सेलेक्टेड ए मॉडल्स
by their students. The school staff should therefore, विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्यापकों को अधिकतर आदर्श स्वरूप चुना जाता है। अतः विद्यालय स्टाफ को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने में से किसी टीचर को जो पढ़ाते हैं उनमें से किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं। तो स्कूल स्टाफ को क्या करना चाहिए, क्या चाहिए स्कूल स्टाफ को, उनकी भी जवाबदारी तो बनती है ना। तो ये आंसर आएगा डी, इंक्लूड अमोंग अदर्स मैन हुज एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ आर नॉट स्ट्रांगली मैस्कुलाइन। ऐसे आदमियों को भी स्टाफ में रखें अन्यों से जिनकी जीवन शैली, अभिवृत्ति तथा मूल्य स्ट्रांगली मर्दाना न हो। तो फ्रेंड्स ये उलझा हुआ क्वेश्चन लगता है, लेकिन इतना उलझा हुआ नहीं है कि बच्चे हैं वो अब टीचर्स को ही मॉडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। तो स्कूल स्टाफ को कैसा होना चाहिए, तो ये है कि स्कूल स्टाफ में आदमी होते हैं, उनका अभिरुचि अभिवृत्ति होती है, उनके मूल्य होते हैं, उनके स्टाइल होते हैं, तो उनकी वो सब कुछ मर्दाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत जैसे कि बॉडी बिल्डर की वो चाल ढाल हो, बॉडी बिल्डर किसी उनकी तरीके से डांटना फटकारना हो, लेकिन उनमें क्या है, जो जिस एक लेडीज होती है, एक महिला होती है, उनमें एक कोमलता होती है, वो कोमलता भी होना चाहिए। पुरुषों की कठोरता ही उनमें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए स्टाफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनका व्यवहार है वो मर्दाना की अपेक्षा जनाना टाइप का भी हो, यानी कुछ महिलाओं की कोमलता लिए हुए हो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आई मीन सॉफ्टर वर्जन ऑफ मेल। तो कुछ पुरुषों का ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो बहुत कोमल हो, जिससे बैलेंस बना रहे। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लाइफ ऑफ द टीचर आर। एक अध्यापक के जीवन पर सामाजिक प्रतिबंध, एक अध्यापक के जीवन पर सामाजिक प्रतिबंध हैं। तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए, ये तो इसका आंसर दोस्तों यही मिलेगा आपको, डी ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ग्रेटर फॉर मेन टीचर्स देन द वुमेन टीचर्स। पुरुष अध्यापकों पर महिला अध्यापकों की तुलना में अधिक होते हैं। एक अध्यापक के जीवन पर सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, वो पुरुष अध्यापकों पर ज्यादा होते हैं बजाय एक महिला अध्यापिका के। फ्रेंड्स, मैं इस आंसर से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन ये सबसे नजदीक भी है, पुस्तक में भी दिया हुआ है। सहमत इसलिए नहीं हूं दोस्तों, ये आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए मेन की जगह वुमेन आना चाहिए, और यहाँ पे मेन आना चाहिए। ग्रेटर फॉर वुमेन टीचर्स देन फॉर मेन टीचर्स। मेरे विचार से ऐसा आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं पर ज़्यादा प्रतिबंध हम देखते हैं पुरुषों की अपेक्षा। यहाँ लिखा है कि पुरुष अध्यापकों पर महिला अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। एक अध्यापक के जीवन पर सामाजिक प्रतिबंध पुरुष की अपेक्षा महिला की अपेक्षा पुरुषों पर अधिक होते हैं। मेरे विचार से ऐसा आना चाहिए कि पुरुषों की अपेक्षा महिला अध्यापकों पर अधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर भी यही दे रखा है, खैर बी दे रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं 147 का। 148, सपोज यू आर अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग प्रिंसिपल इन ए स्कूल, hence you cannot find yourself in a position to administer the strict strictures against the teachers who are deliberately passing the time in the class. What would you like to attempt in this condition? माना आपको विद्यालय में कार्यवाहक प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। कई बार प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट टीचर या लेक्चरर होता है, उसको स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट कर देते हैं। कार्यवाहक एक्टिंग प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, मान लो आपको कर दिया। इसलिए आप एक प्रशासक के रूप में खुद को इस स्थिति में नहीं पाते कि आप उन अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकें, किनके जो कक्षा में टाइम पास कर रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, बस पढ़ा नहीं रहे। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरे प्रश्न, इस प्रश्न को समझ गए होंगे।
आप एक्टिंग कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, लेकिन आपकी कोई एक अध्यापक बात नहीं मान रहा, वो कक्षा में वो टाइम पास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ये आप आंसर पढ़ेंगे तो आंसर आएगा इसमें बी। आप कक्षा के बाद अध्यापक को बुलाएंगे। यू कॉल द टीचर इमिडिएटली आफ्टर द क्लास। आप कक्षा के बाद अध्यापक को बुलाएंगे और जो भी बात है उसके बाद में कहेंगे वो, लेकिन ये आ गया, उसको बुलाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 149। द प्रिंसिपल शुड प्रिकॉशनली असाइन द ड्यूटीज टू हिज टीचर्स बिकॉज। प्रिंसिपल द्वारा अध्यापकों का, प्रिंसिपल प्राचार्य या प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों का कार्य निर्धारण सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आंसर आएगा बी। इट एनहेंसेस द पर्सनल कॉन्फिडेंस अमोंग द टीचर्स। यह अध्यापकों का निजी आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब प्रिंसिपल अध्यापकों का कार्य का निर्धारण करता है सावधानी के साथ, तो इससे अध्यापकों का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी लास्ट क्वेश्चन, टीचर्स इंटरेस्ट का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। विद्यार्थियों का वास्तविक मूल्यांकन है, ट्रू एवैल्यूएशन है, तो निम्न में से किस विधि द्वारा संभव है, किस मेथड्स के द्वारा संभव है इनमें से? तो इसमें दोस्तों आंसर आएगा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार मूल्यांकन, अनवरत मूल्यांकन, इसके द्वारा ये संभव है वास्तविक मूल्यांकन। फ्रेंड्स ये इस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड की ये पुस्तक पूरी हो गई, ये बुक पूरी हो गई है। इसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन थे एक के एक क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब हिंदी के प्रश्न बैंक भी करा दिए, लक्ष्य से भी करा दिए, रॉय की बुक से भी करा दिए हैं, तो मैं बहुत क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज हिंदी में मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है। और मैं एक जो सब्सक्राइबर है उसका एक क्वेश्चन आया था, मैं बता देता हूँ कि सर ये मार्किंग स्कीम कैसे है, मेरे समझ में नहीं आ रही, तो मैं इस पुस्तक में इस वीडियो के अंत में बता देता हूँ। क्वेश्चन था सब्सक्राइबर का कि सर ये मार्किंग स्कीम कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 2 1 0 ये क्या है, यहाँ ABCD, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने, एक मिनट रुकिए, आपने पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया A तो आपको 3 अंक मिलेंगे, B दिया तो 2 अंक मिलेंगे, C दिया तो 1 अंक, D दिया तो 0 अंक मिलेगा। इसी प्रकार ये 5वां क्वेश्चन है, इसका आपने A आंसर दिया तो आपको 1 मिलेगा, B दिया तो 2, C दिया तो 3 और D दिया तो 0। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ, ये स्टेट टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं स्टेट में, उसमें कई के राजस्थान में तो आजकल वो आपका माइनस मार्किंग खत्म ही कर दी है, तो कई जगह बच्चों को अंक देने के लिए, कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, तो उनके लिए ये दे रखा है कि कोई एक थोड़ा सही है उसका 1 अंक, बिल्कुल गलत है उसका 0, थोड़ा सही है उसका 1, उससे थोड़ा ज़्यादा सही है उसका 2, सबसे सही है उसका 3 अंक। लेकिन जब RIECE का एग्जाम आप देते हैं तो आपको एकदम सही करोगे तो ही आपको 2 अंक मिलेंगे। जैसे ये आपने पहले प्रश्न में 1 किया तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, ठीक है ना, जबकि राजस्थान में 3 मिलते हैं, या अन्य स्टेट में भी 3 मिलते हैं। कई जगह स्टेट में ऐसी व्यवस्था है, स्टेट BEd एंट्रेंस में, कि वहाँ उनको 3 अंक मिलते हैं। दूसरा सही करेंगे 2 अंक, फिर ये 1 अंक, एक कोई ऑप्शन एकदम गलत है उसका 0 अंक। लेकिन RIECE में मैं आपको साफ कर देता हूँ कि आप एकदम सही उत्तर देंगे तो ही आपको अंक मिलेगा। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। 121, द मोस्ट फंडामेंटल एजुकेशन एजेंसी इन द लाइव्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल। लड़के और लड़कियों के जीवन में सबसे पहले सबसे मौलिक शैक्षिक एजेंसी क्या है, कौन सी है इनमें? तो अगर आपने द स्कूल A आंसर कर दिया तो आपको मिलेगा 2 अंक, द होम कर दिया तो मिलेगा आपको 3 अंक, यानी पूरे अंक मिलेंगे, द कम्युनिटी कर दिया तो आपको मिलेगा 1 अंक, और द मास मीडिया कर दिया तो आपको मिलेगा 0 अंक। अब देख लेते हैं, लेकिन RIC में क्या, आपने द होम किया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, नहीं बाकी तो आपका माइनस में जाएगा, माइनस मार्किंग में -0.5।
-0.5 यहाँ पे +2 आपको मिल जाएंगे। समझ गए होंगे आप मेरी बात। स्टेट के एग्जाम में आपको इनमें भी नंबर मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े, इसमें पूरे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 0 मिलेगा। लेकिन यानी आप माइनस तो कहीं जा ही नहीं रहे, लेकिन RICE में यहाँ आपको नंबर मिलेगा। ये सही आंसर देंगे आप तो, और बाकी देंगे तो आपको -0.5 हो जाएगा। अब देखो इसी आंसर को अपन देखते हैं 121 में। बी में आपको 3 मिलेंगे और बाकी में क्या मिलेगा, ये फ्रेंड्स देख लीजिए। ये आपको 121 प्रश्न है। इसमें आपको, इसमें ए आप कर रहे हैं, यानी आप स्कूल कर रहे हैं तो आपको 1 अंक मिल रहा है। बी कर रहे हैं आप, होम कर रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिल रहे हैं 3। और आप द कम्युनिटी कर रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 2 अंक, और मास मीडिया कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 0 अंक। तो आप मार्किंग स्कीम समझ गए होंगे, इस पुस्तक में दी गई है, इसी हिसाब से कीजिए। आप सही आंसर उसको ही मानिए जिसमें 3 दिया हुआ है। जैसे 121 में बी सही आंसर है, 3 दिया हुआ है। 123 में ए सही आंसर है क्योंकि 3 यहाँ दिया हुआ है। 125 में डी सही आंसर है क्योंकि 3 यहाँ दिया हुआ है। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इंग्लिश के वीडियो चल ही रहे हैं और एक आध दिन में हम रीजनिंग के भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और मैंने आपको इतनी पढ़ाई कराई है तो आगे भी, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा आगे सरक गई है, इसलिए मैं वीडियो बड़े बना रहा हूँ और एक एक वीडियो ही डाल रहा हूँ, कभी कभी 2 भी डाल रहा हूँ। आपका साथ मेरे लिए अच्छा है, मेरा साथ भी आपके लिए शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। सफलता की शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बने रहिए, डटे रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।